ओके श्रेया, ये कल क्वेश्चन कर रहे थे ना। ओके, क्वेश्चन क्या है? एज्यूमिंग द पेट्रोल बर्न पर आवर इन ड्राइविंग ए मोटर बोट वेरीज एज द क्यूब ऑफ इट्स वेलोसिटी। एक्चुअल में ऐसा होता है, मतलब जितना ज्यादा स्पीड से व्हीकल हम ड्राइव करेंगे उतना ही ज्यादा पेट्रोल बर्न। तो ये किसी मोटर बोट के लिए वेलोसिटी के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि पेट्रोल बर्न इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, यानी कि इसको के वी क्यूब लिख सकते, के वी क्यूब के इक्वल कर सकते। सो दैट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड व्हेन गोइंग थ्रू, देखो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड यानी कि हमें वो स्पीड फाइंड करनी है जहां पे पेट्रोल बर्न मिनिमम है। ओके, क्या बोल रहा है? मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड यानी कि स्पीड, कौन सी स्पीड पे मोस्ट इकोनॉमिकल का मतलब कौन सी स्पीड पे पेट्रोल कम से कम बर्न हो, यानी कि डिस्टेंस मैक्सिमम कवर हो। व्हेन गोइंग अगेंस्ट द करंट ऑफ सी माइल्स पर आवर इज 3c अपॉन 2 माइल पर आवर। ओके, श्रेय क्वेश्चन समझा तुम्हें? क्या करना है क्वेश्चन में? हाँ सर। अगर करंट के अगेंस्ट, जो कि करंट की स्पीड दिया 3 माइल पर आवर, करंट के अगेंस्ट यानी कि पानी के फ्लो के अगेंस्ट अगर v माइल पर आवर की स्पीड से अगर कोई बोट जाती है तो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड क्या होगी? देखो अभी स्पीड पे ये डिपेंड कर रहा है ना। मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही पेट्रोल ज्यादा बढ़े। ठीक। अच्छा, इसमें ये कैसे आ सकता ना श्रेया, जैसे क्वेश्चन अभी हमने किया है, क्वेश्चन हमने ये समझा है कि जितनी ज्यादा स्पीड होगी पेट्रोल उतना ही ज्यादा बर्न होगा। तो आंसर तो आ गया कि जितनी कम से कम स्पीड होगी उतना पेट्रोल कम बर्न होगा। लेकिन करंट का स्पीड 3 माइल पर आ रहा है, तो एक्चुअल में एक तो कुछ कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए जिससे कि बोट आगे भी जाएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस भी कवर करेगी और पेट्रोल भी कम बर्न हो। तो डिस्टेंस भी कवर होनी चाहिए मैक्सिमम और पेट्रोल कम से कम जाना चाहिए। तो मान लो इधर रिवर का फ्लो है, इस डायरेक्शन, और बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो कुछ तो एक मतलब जीरो नहीं बोल सकता। जैसे इसको देख के क्या लग रहा है कि वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही पेट्रोल ज्यादा बर्न होगा, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए तो पेट्रोल बर्न हो गई। हाँ, ठीक है, वो एक एक सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब जीरो भी आएगा अपना, जब डिफरेंशिएशन करके जीरो करेंगे तो वेलोसिटी जीरो आ सकता है, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं। मतलब हमें डिस्टेंस भी तो कवर करनी है। अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो ये उल्टा पीछे चला जाएगा, क्योंकि जो करंट का स्पीड है, करंट का डायरेक्शन है वो इस इधर है। ओके, ठीक है, समझा मैं क्या करना है। पेट्रोल बर्न के वी क्यूब पर आर। ओके, तो मान लेते हैं डी डिस्टेंस कवर करने के लिए वो वो डी डिस्टेंस कवर करते हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? मतलब ठीक है, बोट की स्पीड v है, करंट की स्पीड c है, तो रिलेटिव स्पीड v माइनस सी होगा। v ज्यादा होगा ऑब्वियसली, तभी बोट आगे जाएगी। तो v माइनस सी है ये रिलेटिव स्पीड, और ये माइल पर आ रहा है। ओके, तो देखो पेट्रोल बर्न पर आर ये है। अगर हमें ये पता चल जाता है कि कितने टाइम के लिए हम ये बोट को यूज कर रहे हैं, तो वहां से डिस्टेंस आ जाएगी डी। तो पर आर ये पेट्रोल बर्न हो रहा है, तो कितने टाइम के लिए यूज हो रहा है? नहीं सॉरी, डिस्टेंस नहीं आएगी। देखो के वी क्यूब पर आर, ये पेट्रोल बर्न थे 1 आवर में। अगर हमें टाइम पता चल जाता है
तो टोटल पेट्रोल बर्न कितना वो पता चल जाएगा। ओके, तो आगे का स्टेप लिख रहा हूँ इधर में, टोटल पेट्रोल बर्न इन टी आवर्स, वो कितना होगा, वो होगा अपना के वी क्यू, इतना पर आवर में होता है, तो टी आवर्स में कितना होगा इनटू टी करना। तो टी कैसे फाइंड करेंगे, ये स्पीड है, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें डी कंसिडर करना पड़ेगा, यानी स्पीड है वी माइनस सी। ओके, यहाँ पे हमने दो नए वेरिएबल लिए, एक एक नया वेरिएबल डी। ओके, ये आर्ट्स में डी वेरिएबल नहीं, एक फिक्स डिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। तो ये बना के वी क्यूब इंटू टी की जगह क्या आएगा, डी अपॉन वी माइनस सी। ओके, वी माइनस सी, यहाँ पे डी कांस्टेंट रहेगा ना, डी कांस्टेंट कंसिडर कर। भाई डी तो फिक्स रहेगा ना, मान लेते हैं अगर डी फिक्स है तो जब वेलोसिटी चेंज होगा तब टाइम चेंज होगा। अगर डी भी वेरिएबल हो गया, डी भी चेंज होगा, तब तो वी चेंज ही नहीं हो सकता, मतलब डी के अकॉर्डिंग टी को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड चाहिए, यानी कि वी को वेरिएबल है, वी वेरिएबल है, तो डी हम यहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। मतलब ये क्या बना अभी, के डी, ये कांस्टेंट वी क्यूब अपॉन वी माइनस सी, ये टोटल पेट्रोल बर्न है, जिसको मैं अल्फा कंसिडर कर लेता हूँ, या फिर सिंपली इसको क्या कंसिडर करें, एक्स कंसिडर कर लें। सो डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी वी, वी के रिस्पेक्ट में, के डी कांस्टेंट, और अंदर क्या रहेगा यू अपॉन वी माइनस सी होल स्क्वायर, वी माइनस सी एज इट इज, वी क्यूब का हो जाएगा थ्री वी स्क्वायर माइनस थ्री, नहीं थ्री नहीं, वी क्यूब एज इट इज एंड वी माइनस सी का डिफरेंशियल वन। ओके, इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से के डी कॉन्स्टेंट है, जीरो में चला जाएगा, न्यूमरेटर से वी स्क्वायर कॉमन आता दिख रहा है मुझे, तो इधर बचेगा क्या, वी माइनस सी, ये वाला वी माइनस सी, और यहाँ से वी स्क्वायर कॉमन आया तो थ्री, तो थ्री आगे लिखा, थ्री इंटू वी माइनस सी माइनस, यहाँ से वी स्क्वायर कॉमन आया तो माइनस वी अपॉन ये वी माइनस सी होल स्क्वायर, इसको भी जीरो में भेज सकते हैं, जो डिनोमिनेटर है ना इसको भी जीरो में भेज सकते हैं। रीजन क्या है, वी माइनस सी जीरो नहीं हो सकता, जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वी सी के इक्वल नहीं हो सकता। ऑब्वियसली जब वी सी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि बोट इधर जा रही है, करंट का डायरेक्शन ये है, अगर दोनों इक्वल हो गए तो बोट एक ही जगह रहेगी, कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं करेगी। ठीक है, इनफैक्ट वी सी के इक्वल नहीं हो सकता, वी सी से लेस भी नहीं हो सकता, वी सी से लेस कुछ भी नहीं हो सकता, उल्टा पीछे चली जाएगी ना ये। अच्छा, डिनोमिनेटर जीरो में चला गया, और यहाँ से वी स्क्वायर भी जीरो में दे सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, मैंने बताया आपको वेलोसिटी जीरो आएगी, ऐसा आएगा वेलोसिटी जीरो, वी इक्वल टू सी, वी इक्वल टू जीरो ऐसा आएगा, क्योंकि मैथमेटिकली मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड की बात करें तो क्या चीज यहाँ पे कवर हो रही है कि जो पेट्रोल बर्न है, टोटल पेट्रोल बर्न, वो मिनिमम किस केस में होगा, मिनिमम तो जब वेलोसिटी जीरो होगी तब होगा ही होगा, कुछ भी पेट्रोल बर्न नहीं होगा। ये चीज मैथमेटिक्स को पता है खुद को कि भाई वेलोसिटी जीरो होगी तो जो पेट्रोल बर्न है, टोटल पेट्रोल पंप को हमने डिफरेंशिएट किया, टोटल पेट्रोल पंप जीरो होगा। यस करेक्ट भी है ना, मिनिमम लॉस, लॉस और आप कहीं जा ही नहीं रहे हो, लेकिन ये नहीं चाहिए हमें, डिस्टेंस कवर करना है, तब उसका कोई सेंस बनता है। सो वी स्क्वायर जीरो में जा सकता है, यहाँ से बना थ्री वी माइनस थ्री सी माइनस वी इक्वल टू जीरो, यानी कि टू वी माइनस थ्री सी इक्वल टू जीरो, थ्री सी इक्वल टू टू वी, नहीं, टू वी इक्वल टू थ्री सी, यानी कि v इक्वल टू थ्री सी बाई टू। ओके, जब बोट की वेलोसिटी थ्री सी अपॉन टू माइल पर आ रहा है, तब पेट्रोल बर्न है ना वो मिनिमम रहेगा। ओके श्रेया, समझेगा तो। हाँ सर। ओके श्रेया, आई थिंक इसमें तुम्हें डाउट हो सकता है कि डी को कांस्टेंट क्यों लिया। श्रेया डी कांस्टेंट होगा ना, एक
फिक्स डिस्टेंस कवर करने पे ही तो ये क्वेश्चन बनेगा कि भाई अब क्या स्पीड होनी चाहिए ताकि पेट्रोल बर्न जो है मिनिमम हो। तो पेट्रोल बर्न मिनिमम का मतलब क्या, हम एक फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसमें मेजर कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस ही वेरिएबल है तो फिर मिनिमम के लिए तो कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है। डी को यहाँ पे कांस्टेंट लेना कि एक फिक्स डिस्टेंस करने के लिए पेट्रोल मिनिमम कब जाएगा, पेट्रोल कब कम से कम खर्च होगा ऐसा। ओके श्रेया, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। ये मैंने होमवर्क में दिया था आपको, किया ही नहीं होगा। ठीक है, मैं करता हूँ। रेक्टेंगल्स आर inscribed inside a semicircle of radius r. ओके, सेमी सर्कल बनाते करो। ओके, इसमें एक रेक्टेंगल है। ठीक है, फाइंड द रेक्टेंगल विद मैक्सिमम एरिया। रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया फाइंड कर। तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, जैसे ये सेमी सर्कल है ना, तो रेक्टेंगल ऐसा हो सकता है छोटा सा, मतलब बहुत ज्यादा पतला किया उसको, या फिर रेक्टेंगल ऐसा हो सकता है, या फिर रेक्टेंगल ऐसा हो सकता है, या फिर रेक्टेंगल ऐसा भी हो सकता है। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है। तो आप एक बात नोटिस करोगे, ये वाला जो रेक्टेंगल है ना, ये जो सबसे छोटा बहुत पतला सा बना है, इसका एरिया इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, राइट ना। और ये वाला जो रेक्टेंगल है, आप नोटिस करोगे कि इसका एरिया इसके कंपैरिजन में तो बहुत कम है। यानी कि जब बहुत लेंथ बहुत बड़ा बना देते हैं या लेंथ बहुत छोटा बना देते हैं तो एरिया वेरी होता है, यानी कि बीच वाला, बीच में कहीं तो ऐसा एक रेक्टेंगल बनेगा जिसका मैक्सिमम एरिया होगा। हमने एक इस तरह का डायग्राम बनाया जिसको ना तो बहुत ज्यादा पतला किया ना ही बहुत ज्यादा लंबा किया। मतलब लॉजिकली दिख भी रहा है ना, क्योंकि शेप दोनों का अलग अलग है। बहुत सारे एरिया देखो, जब यहाँ पे इस तरह का बनाएंगे तो इधर इतना एरिया छूट रहा है, अगर ऐसा बनाएंगे तो बहुत कम एरिया छूट रहा है, यानी कि ये जो भी बन रहा है वो इसके कंपैरिजन में अलग शेप है, यानी कि एरिया अलग है। ओके, लॉजिकली अगर समझे ऐसे तो। बाकी क्वेश्चन करना है तो ठीक है, क्या करेंगे। आर रेडियस वाला सर्कल है, आर रेडियस वाला सर्कल मतलब ये आर है। ओके, ठीक है, मान लेते हैं एक्स लेंथ है रेक्टेंगल की, एल एक्स, शॉर्ट में लिखा एल एक्स है, ब्रेड वाई है। अच्छा, एल एक्स है तो इसका मतलब ये वाली लेंथ एक्स बाई टू होगी, ये इतना सा एक्स बाई टू, और ये वाई है। रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमम करना है। अगर रेक्टेंगल की लेंथ एक्स और ब्रेथ वाई है तो एरिया क्या होगा, एक्स इंटू वाई, राइट ना, एक्स इंटू वाई। अब एक्स एंड वाई दोनों चेंज हो रहे हैं, यस ऑब्वियसली। जैसे जैसे रेक्टेंगल का शेप चेंज होगा तो एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा, मतलब लेंथ भी चेंज होगी, ब्रेथ भी चेंज होगी। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल है, दोनों एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल है, मतलब ए वेरिएबल है, यानी कि टोटल तीन वेरिएबल है, जबकि डिफरेंशिएशन के टाइम दो ही वेरिएबल होना चाहिए, तो किसी एक को हटाना पड़ेगा एक्स एंड वाई में से। और इसको हटाने के लिए हमें क्वेश्चन में क्लियरली डेटा दिख रहा है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस से एक्स वाई एंड आर में रिलेशन आएगा। अभी आर तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है ऑब्वियसली, सेमी सर्कल है तो वो तो सेमी सर्कल फिक्स है, तभी तो हम ये बना सकते हैं ना कि मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल कौन सा होगा। अगर आर ही फिक्स नहीं है फिर तो क्वेश्चन ही नहीं है, फिर तो आर इनफाइनाइट पर होगा तो रेक्टेंगल भी, रेक्टेंगल का एरिया भी इनफाइनाइट पर। समझे होंगे आप। तो यहाँ पे राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ओके,
आई थिंक वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना चाहिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है। अच्छा, ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये बना आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4 अपॉन 4, दिस इज ए स्क्वायर। अच्छा, इस ओके सर, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ सकता है आपको। डाउट ये आ सकता है कि अभी हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन तो ए का करना था, क्योंकि जो एरिया है उसको मैक्सिमम करना है ना, यानी कि ए को मैक्सिमम करना है, मतलब ए को डिफरेंशिएशन करना था, लेकिन हम ए स्क्वायर को भी डिफरेंशिएशन करें, क्योंकि सर जिस एक्स की वैल्यू के लिए ए मैक्सिमम होगा ना, उसी एक्स की वैल्यू के लिए ए स्क्वायर भी मैक्सिमम। जिस एक्स की वैल्यू के लिए एरिया मैक्सिमम होगा, उस एक्स की वैल्यू के लिए एरिया का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। अगर एरिया 1 से ग्रेटर है तो, अगर 0 और 1 के बीच में है तब तो स्क्वायर करने पे उल्टा कम हो जाता है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग में कि जो एरिया आएगा वो 1 से ग्रेटर, और पता भी चल जाएगा हमें, पता भी चल जाएगा अभी जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वैसे 99% नहीं, ऑलमोस्ट 100% में एरिया 1 से ग्रेटर ही आने वाला है। ऐसे क्वेश्चन मैंने तो अभी तक कोई सा भी नहीं देखा जिसमें एरिया लेस देन 1 है, लेकिन ठीक है, केस लेके चलते हैं कि भाई एरिया ग्रेटर देन 1 आने वाला है। देख लेंगे अभी लास्ट में एरिया क्या है। तो अगर एरिया ग्रेटर देन 1 है तो किसी पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए एक काम करो, इसको ऐसे समझते हैं, सपोज वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 है। अगर मैं x की जगह 10 पुट करता हूँ तो y इक्वल टू क्या आएगा, 10 माइनस 2 यानी कि 8। अगर x का ये x इक्वल टू 10 इसके स्क्वायर में पुट करता हूँ, यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब x इक्वल टू 10 पुट किया तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 8 स्क्वायर यानी कि 64। मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर x पे कोई मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, सपोज 8 किसी नंबर सेट में मैक्सिमम, x इक्वल टू 10 पे अगर y की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है तो x इक्वल टू 10 पे y स्क्वायर की वैल्यू भी मैक्सिमम ही आएगी। भाई आप सोचो ना, 8 मैक्सिमम है, यानी कि जितने भी बाकी नंबर है वो 8 से कम है, सपोज 2 3 5 6, तो a x इक्वल टू 10 पे y स्क्वायर भी तो मैक्सिमम होगा ना, क्योंकि ये सब तो 4 9 25 36 ही रहेगा। यानी कि किसी पर्टिकुलर x पे अगर एरिया मैक्सिमम है तो a स्क्वायर भी मैक्सिमम ही रहेगा। श्रेया समझा ना तुम्हें? हाँ सर। हम वो x फाइंड कर रहे हैं कि किस पे एरिया मैक्सिमम होगा। अब एरिया कितना होगा वो तो यहाँ पे पुट करने पे पता चलेगा, लेकिन हमें तो बस x चाहिए ना। तो जिस x की वैल्यू के लिए एरिया मैक्सिमम होगा उसके लिए ए स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे, r तो कांस्टेंट है, ये बनेगा 2r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, इक्वल टू 0 करेंगे, एक तो x कॉमन आया, 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। x को 0 में भेज सकते हैं, x को क्यों 0 में भेज सकते हैं श्रेया? एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पे x इक्वल टू 0 मिला ही क्यों है, ये x इक्वल टू 0 क्यों आ रहा है? सर वो मिनिमम के लिए आ रहा है। हाँ, मिनिमम के लिए। x जब 0 हो जाएगा तो एरिया मिनिमम होगा, 0 होगा एरिया, और मैक्सिमम एरिया के लिए क्या होगा, 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2r, लेकिन माइनस वाला पार्ट नहीं लेंगे हम, सिर्फ प्लस वाला लेंगे। अच्छा श्रेया, ये एक्सप्लेन कर सकती हो माइनस वाला पार्ट क्यों आ रहा है, माइनस क्यों है? माइनस वाला इसलिए आया श्रेया क्योंकि मान लेते हैं ये जो शेप बन रहा है ना, इसमें कुछ एरिया है, ये कुछ कुछ तो एरिया है ये। ठीक है, जब ये वाले साइड इधर की ओर अप्रोच होगी, ये वाली साइड इधर की ओर अप्रोच होगी, तो एरिया कम कम मतलब हो सकता है थोड़ा सा इंक्रीज होके वापस से डिक्रीज होने लगे। हो सकता है स्टार्टिंग में इंक्रीज हो लेकिन थोड़ी देर बाद डिक्रीज होने लगे, और एक टाइम बाद 0 हो जाएगी। जब 0 होगा ना तो 0 किस केस में होगा, जब ये वाली साइड यहाँ तक आ जाएगी और ये वाली साइड यहाँ तक आ जाएगी, ये दोनों मिल जाएगी तब 0 होगा। लेकिन ये साइड वापस से आगे ही चलने लगेगी,
और ये वाली साइड इधर आने लगे, तो हमें तो दिखेगा कि एरिया इंक्रीज हो रहा वापस है, बट एक्चुअली में वो नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है और डायरेक्शन भी आ जाता है। एक्चुअल में एरिया की डायरेक्शन भी ले सकते हैं, मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट में एरिया की भी डायरेक्शन आ सकती है। ओके ठीक है, उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बस क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है अपने केस में, तो हम एक्स इक्वल टू अंडर रूट टू आर यानी कि प्लस वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी बिकॉज एरिया फाइंड करना है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू आर स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू पुट कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू आर स्क्वायर अपॉन फोर, ये टू टाइम्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू इज वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन टू, मतलब वाई इक्वल टू प्लस माइनस आर अपॉन अंडर रूट। ठीक है, तो ए इक्वल टू कितना, ए इक्वल टू अंडर रूट टू आर इंटू आर अपॉन अंडर रूट टू, मतलब आर इंटू आर यानी कि आर स्क्वायर। ओके श्रेया, हो गया ना, समझ आया तुम्हें? हाँ सर। ठीक है, अजराज अमोद कुछ डाउट? नो सर। ओके, next question. The sum of length of hypotenuse and another side of right angle triangle is given. Okay, hypotenuse और एक दूसरी साइड का सम गिवन। मान लेते ये ए है, ये बी है और ये सी। So that area of triangle is maximum when angle between these sides is pi by 3. ओके, एंगल की बात हो रही, मान लेते ये एंगल थीटा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा, ये एरिया तब मैक्सिमम होगा जब थीटा पाई बाई 3 होगा, यानी कि थीटा को वो थीटा हमें फाइंड करना है, वो थीटा फाइंड करना है जिसके लिए एरिया मैक्सिमम होगा। मतलब डिफरेंशिएशन हम एरिया को करेंगे लेकिन थीटा के फॉर्म में एरिया होना चाहिए। श्रेय समझा क्वेश्चन? मतलब एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज एरिया मैक्सिमम करना है, लेकिन एरिया थीटा के फॉर्म में होना चाहिए ताकि किसी पर्टिकुलर थीटा पे एरिया मैक्सिमम होगा वो हमें मिल सके। ठीक है श्रेया, समझा ना? हाँ सर। अभी हमें क्या गिवन है, बी प्लस सी, ये गिवन है, मान लेते ये के है। ओके, कैसे करना चाहिए श्रेया, क्या लगता है? एरिया हम फाइंड कर सकते हैं क्या? राइट एंगल ट्राइंगल है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट एंगल ट्राइंगल में तो एरिया डायरेक्ट आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा, इस ए को हटा देते हैं क्योंकि ए यहाँ पे वेरिएबल होगा, ध्यान रखना। ए क्यों वेरिएबल होगा श्रेया, पता है? क्योंकि सी चेंज हो सकता है, बी चेंज हो सकता है, दोनों का सम कांस्टेंट है, लेकिन ये ऊपर नीचे तो हो सकते हैं। जब ये आगे नहीं आगे पीछे होंगे तो ये साइड चेंज होगी। ओके, या फिर ये दोनों सेम है तो उस केस में थीटा चेंज होगा। नहीं, ये दोनों सेम हो ही नहीं सकते। ओके हाँ, थीटा चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, ए को जाने दो, इसको बी एंड सी के फॉर्म में फाइंड करते हैं, नया वेरिएबल नहीं कर सकते। तो एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हाइट ये है एच और बेस बी है। ठीक, एरिया इक्वल टू 1/2 एच इंटू बी। एच को यहाँ से हटाना पड़ेगा क्या? किसके रेस्पेक्ट में करने वाला है? बी के रेस्पेक्ट में।
या सी के रेस्पेक्ट में, हाँ बी या सी में से किसी एक के रेस्पेक्ट में। ओके ठीक है, तो यहाँ से एच को हटाते हैं। एच कैसे हटेगा, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू 1/4 बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर की जगह 1/4 बी स्क्वायर, एच स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, so area square equal to 1/4 c square b square minus 1/4 b raised to 4। अच्छा, b एंड c दोनों आ गए ना, ये दोनों वेरिएबल है, तो c स्क्वायर को भी हटाना होगा। a स्क्वायर इक्वल टू 1/4 b स्क्वायर, c स्क्वायर की जगह यहाँ से क्या आएगा, k माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 1/4 b रेज टू 4। कुछ ज्यादा टफ नहीं हो रहा है। कोई नहीं, जानते ऐसे ही करेंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो ये बी स्क्वायर बनेगा, बी स्क्वायर ऑलरेडी है अपॉन 4 है, तो ये इससे कैंसिल आउट होने वाला है, तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर देना चाहिए। 1/4 देखो, के स्क्वायर बी स्क्वायर, सबसे पहला टर्म ये बनेगा, फिर यहाँ बनेगा -2 KB, यानी कि माइनस जो 2 आएगा वो 1/4 से कैंसिल होकर 1/2 बनेगा, 2 तो चला गया, के बी, बी स्क्वायर ऑलरेडी है सो बी क्यू, राइट, प्लस 1/4 बी स्क्वायर बी रेज टू 4 माइनस 1/4 बी रेज टू 4, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर फाइनली अपने पास बना 1/4 बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1/2 के बी क्यू। ओके, अब डिफरेंशिएशन करते हैं, डी ए स्क्वायर अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1/4 के स्क्वायर कॉन्स्टेंट, बी स्क्वायर का हो गया 2b माइनस के कॉन्स्टेंट बार अपॉन 2b बार, बी क्यूब का हो गया 3b स्क्वायर, इक्वल टू करते हैं 0। ओके, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल होगा। अच्छा, इसके कैंसिल होने के बाद डिनोमिनेटर वाले जो 2 है ना वो 0 में चला गया, तो न्यूमरेटर में बचा क्या, के स्क्वायर बी माइनस के 3k बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से के एंड बी दोनों को बनाया, तो के बचा -3, के गया, एक बी गया तो एक बी बचा इक्वल टू 0, तो के भी 0 में चला गया, यानी कि के -3b इज इक्वल टू 0, यानी कि 3b इक्वल टू के मीन्स b इक्वल टू k/3, b इक्वल टू k/3, तो c इक्वल टू 2k/3। ओके, थीटा कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस एंड बेस किस में होता है, कोस में होता है ना, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस यानी कि b विच इज k/3 अपॉन हाइपोटेनियस c यानी कि 2k/3 अपॉन 3 गया, के गया, 1/2 बचा, मतलब थीटा इक्वल टू π/6 360 डिग्री। ठीक है श्रेया, हो गया। हाँ सर, इसे हम ऐसे कर सकते थे क्या, मतलब अगर सी को हमने लिया सी के रिस्पेक्ट में, तो बी को हम सी कॉस थीटा लिख सकते हैं और एच को सी साइन थीटा। b को अरे हाँ ना, बहुत इजी हो जाता फिर। तीनों साइड लेने की जरूरत ही नहीं, और डायरेक्ट थीटा के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। यस, वो बेटर है। अगर ये हमने थीटा लिया है, ये सी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अगर ये मान लो अल्फा है, तो अल्फा अपॉन सी इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि अल्फा इक्वल टू सी कॉस थीटा, मतलब सी का थीटा के साइड कंपोनेंट सी कॉस थीटा। ओके, और इधर आएगा सी साइन थीटा।
लेकिन साथ में श्रेया ये मेंशन करना पड़ेगा हमें कि c प्लस c cos थीटा इज कांस्टेंट। सपोज k। ओके, तो एरिया आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 c स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। यहाँ से c कॉमन लिया तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू k, मतलब c को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। a इक्वल टू 1/2 c स्क्वायर हो जाएगा k अपॉन 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा cos थीटा। साइन थीटा cos थीटा को अगर 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा में बनाएंगे तो बेटर रहेगा। 1/4 k स्क्वायर तो कांस्टेंट है, k स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये ओपन भी लगा के जीरो करेंगे तो डायरेक्टली थीटा आ जाएगा। ऐसे ही ना श्रेया? हाँ सर। ठीक है, ये तो कल हमने ऑप्टिमाइजेशन वाले क्वेश्चंस किए थे, आज प्लेन ज्योमेट्री का, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी आ रहा है। क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर एंड स्फीयर, इनका ये डेटा आपको पता होना चाहिए। आई थिंक पता है, लेकिन एक बार वापस से रिवाइज मार लिया। क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, सरफेस एरिया 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ओके, ठीक है श्रेया, समझना है क्या कि कैसे हुआ या फिर पता है? पता है सर। ओके, कॉन फॉर कॉन हैविंग, ओके, कॉन का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, यानी कि ये वाला एरिया। अगर लेंथ एल है, बेस का जो रेडियस है वो आर है, सिर्फ कर्व वाला एरिया पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया इंक्लूडिंग बेस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जो बेस है वो सर्कुलर शेप का है, पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस, अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, यानी कि सिर्फ बार का एरिया ये वाला। और टोटल सरफेस एरिया मतलब ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करना। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म एंड वॉल्यूम ऑफ पिरामिड की जरूरत नहीं। प्रिज्म का देख सकते हो, आपने देखा भी होगा ये, फिजिक्स में शायद जरूरत पड़ी होगी। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, जो बेस का एरिया है उसी शेप का, मतलब जो शेप बेस में होती है वो का वो शेप ऊपर एच हाइट तक रहता है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और पिरामिड का 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, उसका 1/3, क्योंकि जो जिस टाइप का भी बेस रहता है उसका फिर ऐसे ऊपर इस शेप में होता है, कॉर्नर शेप में। ये 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब प्रिज्म और पिरामिड में सिर्फ 1/3 का डिफरेंस। फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ठीक है, आया तो डिस्कस हो। क्वेश्चन करते, सो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर of given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base. ये एक्चुअली आपको राइट सर्कुलर नहीं लग रहा होगा, बट मान लेना ना, मान लेना कि राइट सर्कुलर। राइट सर्कुलर का मतलब सिलेंडर ऐसे बहुत टाइप के आते हैं ना जिसमें ऊपर सर्कल नहीं बन रहा होता। मान लो आपके पास एक ऐसा सिलेंडर है बोतल जैसा, तो बोतल को दबा के आप उसको ऐसे सर्कुलर शेप की जगह एलिप्टिकल शेप बना सकते। तो क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है ना राइट सर्कुलर, मतलब कि ये अंदर यहाँ पे सर्कल बन रहा है, एलिप्टिकल नहीं। अभी क्योंकि 3D शेप है, 2D में बना है इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन ये सर्कल है। और राइट सर्कुलर का मतलब यहाँ पे बेस से ये इधर ज्वाइन करने पे ये यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, क्योंकि कुछ ऐसे सिलेंडर भी होते हैं इस टाइप। ये राइट सर्कुलर नहीं, राइट सर्कुलर इस तरह। ओके,
अच्छा, सरफेस एरिया गिवन है एंड वॉल्यूम को मैक्सिमम करना सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। हमें ये शो करना है कि हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस यानी कि h इक्वल टू 2r करना है। ये प्रूव करना है h इक्वल टू 2r। ओके, सरफेस एरिया में गिवन है यानी कि सर गिवन है मतलब क्या, कांस्टेंट है सरफेस एरिया, और वॉल्यूम को मैक्सिमम। ठीक है, सरफेस एरिया फिक्स है, गिवन है मतलब फिक्स है, यानी कि ये एरिया, ये एरिया बाहर का और ये नीचे का एरिया। अब इनको फिक्स रखते हुए बहुत सारे सिलेंडर अलग अलग टाइप के बना सकते हैं। मान लो कर्व सरफेस एरिया थोड़ा सा कम कर दिया मतलब कि काट दिया इधर से, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इधर से ऐसे। मतलब ये है कि अगर सरफेस एरिया फिक्स है तो या तो इस तरह का बनेगा, अगर थोड़ा बड़ा बनाना है तो कर्व सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो थोड़ा पतला हो गया ये, इस तरह से। ओके, अच्छा श्रेया, इसमें एक ये पॉइंट समझ सकते हैं, जैसे सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr h प्लस 2πr²। ओके, ये सरफेस एरिया जिसमें आर स्क्वायर है, और वॉल्यूम में πr² इंटू एच। ओके, यहाँ पे एच एंड आर में रिलेशन है तो डायरेक्टली पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसको ना स्फीयर से समझाता हूँ, क्योंकि आर एंड एच दो वेरिएबल है ना। जैसे स्फीयर में क्या होता है, 4πr², ये सरफेस एरिया, और वॉल्यूम होता है 4/3πr³ यानी कि यहाँ पे r³ है, यहाँ पे r²। तो अगर हम सरफेस एरिया को फिक्स रखते हैं तो वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता, वो अलग अलग शेप बन सकते हैं, और वॉल्यूम को फिक्स रखते हैं तो सरफेस एरिया फिक्स नहीं रहता। वॉल्यूम फिक्स रखते, सरफेस एरिया फिक्स नहीं, मतलब क्या है कि फिक्स वॉल्यूम पे स्फीयर की बहुत सारी शेप बन सकती है, बहुत अलग अलग टाइप का वो अलग अलग सरफेस एरिया वाला स्फीयर बन सकता है। ओके श्रेया, समझ आ रहा है ना, या फिर हम बहुत ज्यादा ही कुछ डिस्कशन कर रहे हैं? नहीं सर, समझे। ओके, ठीक है, काम की बात करते हैं। रेडियस आर, हाइट मान लेते हैं एच, सरफेस एरिया गिवन यानी कि S इक्वल टू 2πr h प्लस 2πr²। ओके, ठीक है, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है यानी कि वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है, एच एंड आर में रिलेशन फाइंड करना है। वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। अब क्योंकि अलग अलग शेप बनेगी सिलेंडर की तो आर चेंज होगा, एच चेंज होगा, यानी कि दोनों वेरिएबल है। जब दोनों वेरिएबल है तो वॉल्यूम भी वेरिएबल ही हुआ ना, क्योंकि वॉल्यूम तो आर एंड एच पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब तीन वेरिएबल हो गए, तो किसी एक को तो रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ से। किसको रिप्लेस करना, मुझे लग रहा है यहाँ से एच को रिप्लेस करना बेटर रहेगा, क्योंकि आर यहाँ पे दो जगह है। एच को यहाँ से हटाएंगे, कैसे, एस इक्वल टू 2πr h प्लस 2πr²। तो s माइनस 2πr² इज इक्वल टू 2πrh, यानी कि h इज इक्वल टू s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। ओके, करेक्ट। v इक्वल टू πr², h की जगह s माइनस 2πr² अपॉन 2πr, पूरा r के फॉर्म में। एक काम करते, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 बचा, यानी कि v इक्वल टू 1/2। ये एक r जो बचा है ना वो अंदर चला जाएगा, तो ये हुआ एस आर माइनस 2πr³। करो डिफरेंशिएशन, dv ओवर dr इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट, एस आर का हो गया s माइनस, अरे यार ये प्रॉब्लम करेगा, जान दो, करते हैं एक बार। एस आर का हो गया s, 2πr³ का हो गया 3r², इक्वल टू जीरो करेंगे 1/2 जीरो में चला जाएगा,
एस के फॉर्म में आ रहा, मतलब आर एस के फॉर्म में, डायरेक्टली एच के फॉर्म में नहीं आ रहा। ओके छोड़ो, देखते हैं जो भी रहेगा। 1/2 जीरो में चला गया, तो यहाँ से s इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई नहीं एक्चुअली 6 पाई r² आ रहा है, 6 पाई r²। तो r² इज इक्वल टू s अपॉन 6 पाई। ठीक है, ओके। और ये r² की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो h भी आ जाएगा। अरे क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना सकते थे। ओके मैं वापस कर रहा हूँ इसको। वैसे ये समझा देता हूँ प्रॉब्लम क्या हुआ है। श्रेय प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे, देखो प्रॉब्लम कुछ नहीं, थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, कैलकुलेशन ज्यादा हो गई। r² इक्वल टू s अपॉन 6 पाई है ना, r² इक्वल टू s अपॉन 6 पाई। तो r इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे r² में और r की जगह, तो h इक्वल टू आएगा, h इक्वल टू होगा s माइनस, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो s इक्वल टू है 6 पाई r²। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 2 पाई r²। ओके इसको लिख सकता हूँ 3 × 2 पाई r², यानी कि 2 पाई r² की जगह या फिर s की जगह, ओके कम करते s की जगह ये वैल्यू डालते डायरेक्ट। ओके r की वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, s की जगह वैल्यू डाल रहा हूँ। कितनी, 6 पाई r² माइनस 2 पाई r² अपॉन 2 पाई r। तो ये हो गया 4 पाई r² अपॉन 2 पाई r। ओके 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, नहीं 4 पाई अपॉन 2 पाई हो गया 2, और एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, यानी कि h इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है आंसर आ गया है, लेकिन जो r² आया ना वो इस आया s अपॉन 6 पाई। तो ये पूरा एक कांस्टेंट है भाई, हमें रिलेशन तो r एंड h में ही फाइंड करना है ना, ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं पाई के फॉर्म। श्रेया ये समझ आया ना तुम्हें, ये वाला पार्ट अभी जो हमने किया है। हाँ सर। अभी देखो इसमें क्या है, हम बेटर कैसे बना सकते हैं इसको। जैसे ये s इक्वल टू, यहाँ से 2 पाई कॉमन आया तो ये होगा RH प्लस r²। s अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू RH प्लस r²। अब s अपॉन 2 पाई को ना k कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, s कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो k कंसिडर कर लेते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमें प्रूव करना है ना, उसमें ये s पे कुछ डिपेंड ही नहीं करेगा, 2 पाई हो या ना हो फर्क ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ r एंड h। अगर इस तरह का लिखेंगे तो यहाँ पे रिप्लेस करना भी इजी रहेगा, डिफरेंशिएशन करना इजी रहेगा, और लास्ट में इतना कैलकुलेशन भी नहीं रहेगा। ओके श्रेया समझा क्या तुम्हें। हाँ सर। ओके ऐसे कर लो। क्या मोहन समझ आ रहा है। हाँ सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शीट ऑफ एरिया 40 मीटर स्क्वायर। शीट ऑफ एरिया 40 मीटर स्क्वायर इज यूज टू मेक एन ओपन टैंक। अच्छा श्रेया यहाँ तक क्वेश्चन जब हमने रीड किया ना, तो इतना पता चल रहा है कि एक शीट ऑफ पेपर की बात हो रही है जिसका एरिया फिक्स है 40 मीटर स्क्वायर। ओके ये शीट कैसी है देखते हैं, विथ स्क्वायर बेस, अच्छा स्क्वायर है, स्क्वायर बेस की शीट है। ओके इसका एरिया फिक्स है, यानी कि अगर ये शीट का लेंथ ए है तो a² इज इक्वल टू 40 क्वेश्चन में गिवन। फाइंड द डायमेंशन ऑफ बेस सच दैट द वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक इज मैक्सिमम। शीट ऑफ एरिया 40 मीटर स्क्वायर इज यूज्ड टू मेक एन ओपन टैंक। अरे ये टैंक का एरिया स्क्वायर शेप का है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ बेस सच दैट वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक इज मैक्सिमम। ठीक है समझा मैं, समझ गए।
ओके, जान दो। ये अपना टैंक है सपोज। अच्छा, ये स्क्वायर बेस है ही नहीं, कुछ भी बना रहा है। अच्छा ठीक है, ऐसे ही बना दो, देखो। ये इस तरह का एक टैंक है, मतलब हाइट भी होगी कुछ टैंक है तो। ओके, इसका बेस स्क्वायर शेप का है। अब अपने पास एक सीट है जिसका एरिया 40 मीटर स्क्वायर है, और ओपन टैंक है। ये सीट कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है 40 मीटर स्क्वायर की? 1 2 3 4, ये चारों साइड पे, साइड साइड वाला जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, सिर्फ बेस स्क्वायर शेप का ना, ये कितना भी हो सकता है। अभी जरूरी नहीं कि बेस अगर ए ले रहा हूँ, बेस का साइड ए ले रहा हूँ तो ये भी है, ये ए नहीं, ये बी लेना पड़ेगा, क्योंकि हाइट के बारे में कुछ नहीं बोला। तो एक तो ये वाली साइड, दूसरी ये वाली साइड, तीसरी ये वाली साइड, और चौथी ये वाली साइड, ये चारों साइड पे लगेगा। इसके अलावा ये सीट ये बेस पे भी लगेगी, मतलब टोटल 5 जगह ये सीट यूज होने वाली 40 मीटर स्क्वायर। ओके, इसका मतलब हमें क्या गिवन है श्रेया, कि अगर ये बेस का साइड ए है और हाइट अगर बी है, तो हाइट का एरिया कितना, आई मीन हाइट का एरिया मतलब कि ऊपर जो भी है ना, सरफेस एरिया कितना है इनका, साइड्स का जो रेक्टेंगुलर शेप की है, इसका एरिया हो जाएगा ए इंटू बी, राइट। इसका एरिया भी ए इंटू बी, राइट। इसका एरिया भी ए इंटू बी, और इसका एरिया भी ए इंटू बी। तो 4 टाइम्स ए इंटू बी नहीं हुआ क्या श्रेया? हाँ सर। 4 AB, और बेस का एरिया ए स्क्वायर। इतने एरिया पे ये 40 मीटर स्क्वायर की सीट यूज होने वाली है, यानी कि क्वेश्चन में हमें ये गिवन है। लेकिन इसमें श्रेया ए एंड बी चेंज हो सकते हैं। यस, ए एंड बी चेंज तो होना ही है, क्योंकि ए एंड बी क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। अब वॉल्यूम कब मैक्सिमम होगा? हो सकता है जब हम बेस बहुत ज्यादा बड़ा रख रहे हैं और हाइट कम रख रहे हैं। हाइट कम क्यों मेंशन हो रही है? क्योंकि अपने पास जो सीट है ना, वो 40 मीटर स्क्वायर फिक्स है। तो जब बेस को बड़ा कर दिया तो हाइट को कम करना पड़ेगा, या फिर हाइट बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया तो बेस बहुत छोटा हो गया, यानी कि वॉल्यूम चेंज होगा इस। ओके, यानी कि ए एंड बी वेरिएबल है। अब वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता है बेस का एरिया, यानी कि ए स्क्वायर इंटू हाइट मतलब बी। ए एंड बी दोनों चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, यानी कि 3 वेरिएबल है यहाँ। अभी इनको 2 वेरिएबल बनाने के लिए यहाँ से ये वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो किसकी करें? मेरे हिसाब से बी की वैल्यू चेंज करना है, रिप्लेस करना चाहिए। 4AB इक्वल टू 40 - A स्क्वायर, तो बी इक्वल टू 40 - A स्क्वायर अपॉन 4A। ठीक है, अलग अलग डिवाइड करेंगे। ठीक है, 10/A माइनस A/4, इधर पुट करो, 12A स्क्वायर है, इधर 10/A माइनस A/4। v इक्वल टू 10A माइनस A³ अपॉन 4। बस डिफरेंशिएशन करना रहेगा आपको। dv/dA इक्वल टू 10 माइनस 3A² अपॉन 4 इक्वल टू 0 किया तो 10 इक्वल टू 3A² अपॉन 4 मीन्स A² इक्वल टू 40/3। ओके, सो A इक्वल टू √40/3। बस बेस का डायमेंशन ही फाइंड करना था, A इक्वल टू √40/3। ठीक है श्रेया, समझा क्या तुम? हाँ सर। Okay. कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन और है। चलिए कल एक बार वापस से रिवाइज करेंगे पूरा। रिवाइज मतलब ऊपर ऊपर से कि क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है और कॉन्सेप्ट ठीक क्या, क्वेश्चंस नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के बारे में रिवाइज करेंगे। और जो डाउट्स है, पहले वाला जो पीडीएफ भेजा है 5th चैप्टर का और 6th चैप्टर का, वो डाउट्स डिस्कस। ओके, द lateral edge of rectangular hexagonal pyramid is 1 centimeter. If the volume is maximum, then find its height.
ओके, ये पिरामिड का है। हेक्सागोनल पिरामिड मतलब बेस हेक्सागोन शेप का। रेगुलर हेक्सागन हो गया ना। ओके, मान लेना ये रेगुलर हेक्सागन। इधर ही कहीं बेस होगा एकदम सेंटर में, जिससे सारे वर्टेक्स सेम डिस्टेंस में होंगे बिकॉज रेगुलर है। और कुछ तो इसकी हाइट होगी। और ऊपर से ऐसे नैरो शेप में। इसकी जो लेटरल एज है वो 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर, तो ये फिक्स है। इफ द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, अच्छा वॉल्यूम को मैक्सिमम कर, ये फिक्स कर दिया है ऐसे 1 सेंटीमीटर। तो क्या केसेज हो सकते हैं कि हाइट कम हो गई और बेस बहुत बड़ा हो गया, यानी कि ये इस तरह। इस केस में भी ये 1 सेंटीमीटर पॉसिबल है। हाइट और कम हो गई, बेस और बड़ा हो गया, हाइट और कम हो गई, बेस और बड़ा हो गया। लेकिन हर केस में देख रहे हो, मान लो ये इतना ही बन रहा है तो वॉल्यूम कितना कितना ज्यादा कम हो जाएगा। ये केस में तो जीरो भी हो जाएगा ऐसे होते हैं। या फिर हो सकता है कि बेस मतलब हेक्सागोनल की शेप और छोटी हो गई और हाइट बहुत बड़ी होगी, वो भी पॉसिबल है। यानी कि 1 सेंटीमीटर को फिक्स रखते हुए, लेटरल एज को फिक्स रखते हुए बहुत सारी ये इसकी पिरामिड की शेप बन सकती है। तो अभी किस केस में वॉल्यूम मैक्सिमम होगा ये बताना। कोई तो एक बीच में केस आएगा, क्योंकि हाइट जब जीरो हो जाएगी तब वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और दूसरे केस में जब बेस जीरो हो जाएगा तो भी वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। और जैसे जैसे बेस इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यानी कि एक पीक पॉइंट कहीं तो बीच में आ रहा है। अच्छा, इसका वॉल्यूम क्या होता है श्रेया? half of base area into height. हाफ। Sorry, 1/3. हाँ, v इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। देखो हम क्या कर रहे हैं, ये 1 सेंटीमीटर की बनेगी, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो वॉल्यूम को मैक्सिमम करना मतलब वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना, सिंपल सी बात है। बट अगर थोड़ा लॉजिकली सीखे, एक्चुअल कॉन्सेप्ट सीखे कि क्या चेंज हो रहा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चीज एक्सप्लेन की थी मैंने। कि अगर 1 सेंटीमीटर लेटरल हाइट को फिक्स रखेंगे तो ये केस बन सकता है। ये भी 1 सेंटीमीटर है, लेकिन हाइट कम हो गई, बेस बड़ा हो गया, तो वॉल्यूम चेंज हो गया। अभी इस केस में जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इसमें नहीं। कैसे पता चला? क्योंकि एक केस ऐसा भी तो आ सकता है ना कि ये हाइट बहुत ज्यादा कम हो गई, ऑलमोस्ट जीरो हो गई, तो वॉल्यूम जीरो के करीब आ जाएगा। जबकि इस केस में जीरो नहीं है। यानी कि वो जैसे जैसे हाइट, जैसे जैसे इसको नीचे लेके आएंगे जीरो की ओर अप्रोच करेगा वॉल्यूम। और जैसे जैसे बेस को कम करेंगे, हाइट को ज्यादा करेंगे, वैसे वैसे अगेन जीरो की ओर अप्रोच होगा। बीच में कोई तो ऐसा पीक पॉइंट आएगा जो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। ठीक है, बेस का एरिया कितना श्रेय बता सकते हैं? अच्छा, इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ कंसिडर तो करना ही पड़ेगा ना श्रेय, क्योंकि ये चेंज हो रहा है ना। भाई यहाँ पे हाइट भी लेना पड़ेगा। क्या चीज चेंज हो रही है इसमें? हाइट चेंज हो रही है और बेस चेंज हो रहा है। बेस चेंज हो रहा है मतलब सेंटर की वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है। तो ये मान लेते हैं एक्स है, तो ऑब्वियसली ये भी एक्स होगा क्योंकि रेगुलर एक्स है, सिमेट्री से बोल सकते। ओके श्रेय, अगर ये एक्स है ये एक्स है तो ये भी एक्स ही हुआ ना हाँ अंदर sir. की साइड। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर है ना, √3/4 ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। और ये सिर्फ एक का है, इस टाइप के 6 बनेंगे टोटल। तो ये हो गया एरिया ऑफ बेस। श्रेया समझा? हाँ sir. इनटू हाइट एच। अब एच भी चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है, रिप्लेस करना पड़ेगा इनको। कैसे रिप्लेस करेंगे? इसके लिए ये डेटा क्वेश्चन में गिवन।
मुझे लग रहा है यहाँ पे एक 90 डिग्री का ये एंगल बनेगा, इसमें हाइपोटेनियस 1 होगा, हाइट h है, बेस x है, ये रिलेशन है। किसको रिप्लेस करें? क्या पूछा क्वेश्चन में? फाइंड इट्स हाइट, हाइट फाइंड करना मतलब x को रिप्लेस करो, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो तो ये 2 टाइम्स, और ये 2 4 से 2 टाइम्स, मतलब ये बन रहा है √3/2 h इंटू एक्स स्क्वायर। सो v इक्वल टू √3/2 h, एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस एच स्क्वायर, v इक्वल टू √3/2 h माइनस √3/2 h क्यूब। So dv over dh is equal to √3/2 minus √3/2 into 3h square is equal to 0. √3/2 √3/2 0 में चला गया, 1 minus 3h square equal to 0, यानी कि h equal to 1/√। ओके श्रेया, समझ आएगा? हाँ सर। अच्छे से समझना श्रेया इसको, अगर नहीं समझ आया तो इम्पोर्टेंट मार्क करके रखो रिवीजन के लिए। हमने x क्यों कंसीडर किया है, h क्यों कंसीडर किया है? क्योंकि जो चीज चेंज हो रही है उसको हमें अपनी साइड से कंसीडर करना पड़ेगा। यस, x कंसीडर किया, h कंसीडर किया, और वॉल्यूम के लिए भी चाहिए, नहीं वॉल्यूम के लिए दूसरा डेटा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इसको h एंड x भी कंसीडर करो, कुछ थीटा के फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट डेटा होना चाहिए कि हम बोल सकते हैं यस जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वो क्वांटिटी चेंज हो रही है, ऐसी कोई भी छूटनी नहीं चाहिए जो चेंज हो रही है और हमें पता है। ठीक है, अप्रोच कैसे क्या अच्छे से समझना है इसको, एक दो क्वेश्चन समझ आ जाते हैं तो बाकी कर लेते हैं। अगर एग्जाम में आता है तो सेम इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, कुछ अलग डेटा के साथ ही आएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, सो दैट द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमम करना, सिलेंडर के वॉल्यूम व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज दिस। मतलब वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम ये होगा, हमें प्रूव करना किसका, एक कोन के अंदर सिलेंडर है उसका, ओके, जिसका सेमी वर्टिकल जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, वो अल्फा है। श्रेय क्वेश्चन समझाना तुम। हाँ सर। ओके, ये इस तरह की कंडीशन, ठीक है, वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट करना है, मतलब इसकी सिलेंडर की डायमेंशन चेंज होगी, यानी कि ये जो बेस का रेडियस है वो चेंज होगा, हाइट चेंज होगी, लेकिन कौन फिक्स है, जिसका सेमी सर्कुलर कौन का क्या, सेमी वर्टिकल एंगल वो अल्फा। ओके, ऑब्वियसली कौन फिक्स है तभी ग्रेटेस्ट वॉल्यूम की बात हो सकती है, अगर कौन ही फिक्स नहीं है तो फिर ग्रेटेस्ट वॉल्यूम कैसे बनेगा, वो भी तो चेंज होता रहेगा, कभी ग्रेटेस्ट होगा ही नहीं। ओके, कौन फिक्स है, कौन फिक्स है मतलब ये जो कौन का रेडियस है ना वो फिक्स है, और हाइट भी फिक्स है।
ओके, कौन का ये रेडियस फिक्स है। अच्छा, कैपिटल में ले रहा हूँ क्योंकि कौन बड़ा है सिलेंडर छोटा है, इसलिए कौन का कैपिटल में लेते हैं, समझना इजी रहेगा। और इसकी जो हाइट है वो h है। हम्म? और इसकी हाइट स्मॉल h है और रेडियस r है, स्मॉल r। ओके, ये डेटा है। अल्फा एच आर, इनमें कुछ रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं ना क्योंकि ये तो फिक्स ही है। तो वॉल्यूम को मैक्सिमम करना, वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का वॉल्यूम, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। देखो दोनों स्मॉल लिए, पाई आर स्क्वायर एच। अब एच एंड आर दोनों वेरिएबल है, तो ए को रिप्लेस करना पड़ेगा। किस में रिप्लेस करेंगे, एच आर अल्फा में। ठीक है, अच्छा एक बात नोटिस करना, क्वेश्चन में सिर्फ हमें अल्फा दिया, एच एंड आर नहीं दिया। अच्छा एच भी तो दिया ना। ओके ओके ओके, थोड़ा मिस्टेक हो गया। स्मॉल एच क्वेश्चन ने ऑलरेडी दिया है। जो कौन का हाइट है वो एच है, स्मॉल एच। तो अभी इसको आर कंसीडर करने की जरूरत नहीं। आर कंसीडर करने की क्यों नहीं जरूरत है, जब अल्फा है यानी कि फिक्स एंगल है, मतलब कि कितना खुला हुआ है, ये कितना खुला हुआ है वो फिक्स है, और हाइट फिक्स है, तो ये आर ऑटोमेटिकली फिक्स हुआ है, इसको कुछ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी थोड़ा सा यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो सकता है कि मैं अंदर वाले को कैपिटल एच कंसीडर करूंगा और इसकी रेडियस कैपिटल आर कंसीडर करूंगा, क्योंकि स्मॉल एच ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, कैपिटल आर। ओके, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। एच एंड आर दोनों वेरिएबल है, इसलिए रिप्लेस करना होगा। कैसे करेंगे इसको, ये श्रेय कैसे कर सकते हो बताओ ना। सर जो कैपिटल आर रेडियस सिलेंडर का, मतलब उस स्मॉल ट्राइंगल में अल्फा है, तो वो जो वर्टिकल हाइट होगी ऊपर, उसको हम आर और अल्फा के फॉर्म में लिखेंगे, और फिर जो सिलेंडर की हाइट होगी वो क्वेश्चन में जो एच दिया है कोण का, एच माइनस वो छोटा जो ऊपर की हाइट है, आर यस के फॉर्म यस, में, तो सब कुछ आर के फॉर्म में है। ये वाली जो हाइट है ना छोटी वाली, यहाँ तक वो आएगी स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, क्योंकि ये टोटल स्मॉल एच है, ये कैपिटल एच है, स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। अब यहाँ पे अल्फा के फॉर्म में और आर के फॉर्म में, ये क्या है 10 है आई थिंक, 10 अल्फा इक्वल टू अपोजिट अपॉन बेस, मतलब आर अपॉन एच माइनस एच। ठीक है, ओके, किसको रिप्लेस करें, आर को रिप्लेस करें कि एच को। मेरे हिसाब से एच को रिप्लेस करना चाहिए, एच को रिप्लेस करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, आर को करते हैं। आर इक्वल टू एच माइनस एच इंटू 10 अल्फा, तो v इक्वल टू पाई आर की जगह एच माइनस एच होल स्क्वायर 10 अल्फा इंटू एच। फिर ये tan स्क्वायर अल्फा r h minus into tan अल्फा। फिर ये r h minus h into tan अल्फा है, तो इसका स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा भी आता है। हाँ 10 स्क्वायर अल्फा, यस 10 स्क्वायर। सो डी वी ओवर डी एच इज इक्वल टू पाई 10 स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट, यहाँ पे u इंटू वी लगने वाला, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, और h माइनस h का वापस से माइनस हो, प्लस h माइनस h होल स्क्वायर एज इट इज, और कैपिटल H का डिफरेंशियल 1। ओके, जब इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे, तो पाई 10 स्क्वायर अल्फा तो जीरो में चला जाएगा, ये जो माइनस है वो आगे आएगा, क्या बनेगा ये माइनस 2h h माइनस h प्लस h माइनस h होल स्क्वायर।
इक्वल टू 0। h माइनस कैपिटल H 0 में चला गया, ये सेम नहीं हो सकता। सेम क्यों नहीं हो सकता? पॉसिबल ही नहीं है, वॉल्यूम 0 हो जाएगी। कैपिटल H और स्मॉल h एंड कैपिटल H अगर सेम हो गया तो 0 हो जाएगा, तो इसको 0 में भेज सकते हैं प्रॉपर। -2h प्लस h माइनस h इज इक्वल टू 0, यानी कि -3h प्लस h इज इक्वल टू 0 मीन्स h इज इक्वल टू h बाई 3। कैपिटल H ही है, हमें फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? ये रहा, इधर पुट करो। लेकिन यहाँ पे h की वैल्यू पुट करने से पहले हमें r भी फाइंड करना पड़ेगा ना। v इक्वल टू पाई, ये कैपिटल H की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो r इक्वल टू h माइनस h बाई 3 इंटू टेन अल्फा, यानी कि 2h/3 टेन अल्फा। ओके, तो r स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन 9 टेन स्क्वायर अल्फा इंटू कैपिटल H की जगह आ जाएगा h/3। ओके, मतलब ये बना 4/27 पाई h स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। यस यस, ओके श्रेया, हो गया ना? हाँ सर। ठीक है श्रेया, अभी 2 दिन में या 3 दिन में जब भी अच्छे से शेड्यूल बना के फुल डेडिकेशन के साथ एओडी का जो भी टेक्स्ट बुक का पार्ट है, मिसलेनियस, जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बचे हैं वो सब तो करना ही करना। ओके श्रेया, अगर जो कल पीडीएफ भेजा मैंने वो अगर नहीं किया है तो उसको होल्ड रख सकते हो थोड़ी देर के लिए, पहले टेक्स्ट बुक का काम कंप्लीट करो। ओके, जो पीडीएफ भेजा था कल सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन का, कल नहीं परसों, ओके उसको होल्ड रख सकते। पहले टेक्स्ट बुक में जो मिसलेनियस और वो सब है वो कंप्लीट करो, अगर टाइम मिले तो बाद में वो करो। ओके, कल हम रिवीजन करेंगे 5th चैप्टर के जो सिंगल करेक्ट टाइप है वो डाउट लेंगे, और जो टेक्स्ट बुक में मिसलेनियस में आएंगे, मिसलेनियस में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो वो डाउट भी लेने वाले। 2 दिन उसमें चले जाएंगे और फिर पीवाईक्यूज करने के लिए मिलेगा आपको। तो हो सकता है 6th चैप्टर का जो मैंने पीडीएफ भेजा था सिंगल करेक्ट टाइप का, वो नहीं हो सकता, पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक वो स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी इतना टाइम नहीं बचा, अभी पीवाईक्यूज भी करना, उसको रोक सकते हो। टेक्स्ट बुक का कंप्लीट करो, 5th चैप्टर का तो हो गया, टेक्स्ट बुक का कंप्लीट करो और कल हम रिवीजन करके उसका डिस्कशन करें। ठीक है, क्योंकि परसों से पीवाईक्यूज स्टार्ट करना।